स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल कंट्रोल। सबसे पहले हम इंटरनल कंट्रोल के मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। द सिस्टम ऑफ कंट्रोल ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस एंड इट्स ट्रांजेक्शंस इज नोन एज इंटरनल कंट्रोल। Normally, internal control implies controlling the internal work of the business in such a manner that profits are maximized and possibility of manipulation, frauds, forgery, etc. are minimized. The system controls each aspects of the business in a planned manner, and this system all activities of the business in a planned manner, and through this system uh, all activities of the business, whether economic or non-economic, are controlled. Apart from control relating to research, personnel, administration, all other controls relating to the accounts are included in internal control. Internal control doesn't mean only internal check and internal audit, but the whole system of control, financial and otherwise, established by the management in order to carry on the business of the company in an orderly manner, safeguard its assets, and secure as far as possible an accuracy and reliability of its record. Hence, whether be the kind of control, whether economic or related to the whole management of the concern, it is included in internal control. The word internal control is used in the wider sense that and includes all other controls such as internal audit, internal check, etc. यहाँ पर जो सिस्टम है कंट्रोल, सिस्टम ऑफ कंट्रोल सिर्फ बिज़नेस के बारे में नहीं कहता। ये बिज़नेस के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, सारे ही एस्पेक्ट्स और सारे ही ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करने के सिस्टम को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहा गया है। जो आपका इंटरनल कंट्रोल है, इसमें इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन का बिज़नेस का इंटरनल वर्किंग सिस्टम है उसको किस तरह से मैनेज करना जिस कि आपके प्रॉफिट बढ़ें और फ्रॉड्स और एरर्स या मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी कम से कम हो, इसीलिए आप इस तरह के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। द सिस्टम, जो ये सिस्टम है, कंट्रोलिंग सिस्टम है, ये आपके बिज़नेस के हर एक एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए उसको प्लान्ड मैनर से इम्प्लीमेंट करता है और सारी ही बिज़नेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है, उनको कंट्रोल भी करता है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद कंट्रोल की भी बात इसमें कही गई है। और कंट्रोल सिर्फ रिसर्च का ही नहीं बल्कि आपके जो पर्सनल डिपार्टमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, सारी एक्टिविटीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है। आपके अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड भी है ये। और जो आपका इंटरनल कंट्रोल है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप इसमें इंटरनल चेक या इंटरनल ऑडिट को ही इंक्लूड करोगे, बल्कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के होल सिस्टम को आप इसमें इंक्लूड करोगे, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर्स का से रिलेटेड है या आपके ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे इश्यूज से रिलेटेड है। और जो आपका मेजर यहाँ पर इसका मेन मोटिव है वो ये होता है कि आप अपनी एसेट्स को प्रिक्योर कर सको, सिक्योर कर सको, उसमें आपके अकाउंटिंग सिस्टम में किसी तरह की गलती ना हो, एक्यूरेसी हो और आपके रिकॉर्ड्स रिलायबल हों। तो जो आपका कंट्रोल है, इंटरनल कंट्रोल है, चाहे वो इकोनॉमिक से रिलेटेड है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के दूसरे इश्यूज से रिलेटेड है, ये सारे ही इश्यूज को आप इंटरनल कंट्रोल में इंक्लूड करोगे। तो जो आपका इंटरनल कंट्रोल है, इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। इसका जो स्कोप है वो इंटरनल चेक से भी ज़्यादा है, इंटरनल ऑडिटिंग से भी ज़्यादा। ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं इवन आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में। डेफिनेशन क्या है? पहली, स्पाइसर एंड पेगलर के अकॉर्डिंग इंटरनल कंट्रोल इज बेस्ट रिगार्डेड एज इंडिकेटिंग द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, फाइनेंशियल एंड अदरवाइज, एस्टैब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल। तो स्पाइसर और पेगलर की इस डेफिनेशन में क्लियर इसने बताया है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का होल सिस्टम जो है कंट्रोलिंग का, वो इसमें इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो आपका फाइनेंस से रिलेटेड है या नॉन फाइनेंशियल सिस्टम है। आपका इसमें आपके बिजनेस की इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट और दूसरे फॉर्म्स जो है कंट्रोल के, वो सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड, internal check and internal audit comprise the principal means by which business management maintains internal control over the extensive activities and operations for which it is responsible। तो यहाँ भी इसके स्कोप के बारे में बताया गया है कि जो आपका इंटरनल कंट्रोल है उसमें आप इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट को भी इंक्लूड करते हो। इसके अलावा आप ये देखते हो कि जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं वो उनको मेंटेन करना इसमें इंक्लूड होता है।
W. Big के according internal control is the best regarded as indicating the whole system of control, financial and otherwise, establishing by the management in the conduct of the business, including internal check, internal audit and other forms of control. रिपीट की गई है वही बातें यहाँ पर इस डेफिनेशन में कि आपका जो इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल और दूसरे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मैटर्स को आप इसमें इंक्लूड करते हो. डिवीज़न इंटरनल कंट्रोल को 3 पार्ट्स में इसने डिवाइड किया है. पहला ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल है, दूसरा अकाउंटिंग कंट्रोल है, तीसरा आपका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है. जो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फॉर एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर and the mutual relationship among the various divisions or departments. By doing so, the auditor can define the scope of his work and can proceed with the actual audit. Hence, it is the duty of the auditor to understand the structure of the organizational very clearly. He should plan his work only after knowing who all are the officers in the organization and what are their responsibilities. The organizational control करने से पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए. आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, उनको आगे फर्दर कितना डिवाइड किया गया है. और ऑडिटर अपना काम बाद में डिफाइन करेगा, पहले जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसकी वो अच्छे से नॉलेज गेन करे. और डिपेंड करेगा आपका फिर ऑडिट का वर्क भी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर काफ़ी कम्प्लेक्स है तो आपका ऑडिट वर्क भी उसी तरीके से बढ़ जाएगा. तो ज़रूरी है कि आपका जो ऑडिटर है पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करे और इसके अलावा उसको ये भी पता होना चाहिए कि किस ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके बारे में वो प्लान करेगा. अकाउंटिंग कंट्रोल देन दिस इंक्लूड्स वेरियस काइंड्स ऑफ कंट्रोल सच एज अकाउंट्स कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्ट कंट्रोल, बजट कंट्रोल एक्सेट्रा. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिस्क्राइब ईच ऑफ दीज इन डिटेल हियर. तो अकाउंटिंग कंट्रोल में इसने स्टैंडर्ड कॉस्ट कंट्रोल, अकाउंट्स कंट्रोल, बजट कंट्रोल को इंक्लूड किया है. डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे. एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल इज नीडेड इन ऑर्डर टू मेंटेन एफिशिएंसी इन द वर्क डन इन द ऑफिस. एग्जांपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आर कॉस्ट, फाइनेंशियल कंट्रोल एंड कंट्रोल्स अकाउंट्स. एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में इसने इंक्लूड किया है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन नेचर का वर्क है, आपके ऑफिस में जो काम हो रहा है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसको एफिशिएंटली कैसे मेंटेन करोगे आप, इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में इंक्लूड करते हो. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके इंटरनल कंट्रोल के? पहला है प्रोवाइडिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल एसेट्स विद दोज being shown in the books of accounts from time to time and ensuring that only persons duly authorized by the management have access to the assets. Assets की सिक्योरिटी के लिए आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हो फिजिकली. और दूसरा आपने ये देखना है कि बुक्स में जो एंट्री की हुई है आपके एसेट्स के बारे में वो सही हो और आपका जो मैनेजमेंट है वो इजीली एक्सेस कर सके आपके एसेट्स को. Examining the accuracy of accounts and ensuring that transactions are being recorded correctly. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का दूसरा जो ऑब्जेक्टिव मेन है वो ये देखना है कि आपके जो आपके अकाउंट्स है वो एक्यूरेट हैं और सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया हो. एस्टैब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एंड एस्टैब्लिशिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू एवरी एक्टिविटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को रिफाइन करना इसमें इंक्लूड किया जाता है और हर एक एक्टिविटी के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना. कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड्स सेट बाय इंटरनल कंट्रोल विद एक्चुअल एक्टिविटीज़ एंड एस्टैब्लिशिंग एंड रिमूविंग द डेविएशंस देयर इन. इंटरनल कंट्रोल में सिर्फ असाइन करना ही नहीं आता ड्यूटीज़ को, बल्कि स्टैंडर्ड्स का एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ भी कंपैरिजन को भी आप इंक्लूड करते हो. उसके बाद डिफरेंसेस अगर हुए हैं, अगर जितनी एक्सपेक्टेशन जो स्टैंडर्ड्स आपके लिए फिक्स किए गए थे उसके अकॉर्डिंगली आपने काम नहीं किया तो उसके क्या रीजंस रहे और उन डेविएशंस को दूर करने की कोशिश करना भी इसमें आता है. ensuring compliance with the policies of the management and ensuring that transactions are being entered in accordance with the methods prescribed by the management. आपने ये इंश्योर करना भी इसमें आता है इंटरनल कंट्रोल में कि आपकी मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई थी उन पॉलिसीज़ को एज इट इज़ इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं किया गया आपकी ऑर्गेनाइजेशन में. इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ वर्क बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ मटेरियल, लेबर, प्लांट एंड कैपिटल एंड इम्प्रूविंग द रनिंग ऑफ द बिजनेस. आपकी वर्किंग सिस्टम की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना
आपकी लेबर, प्लांट, मटेरियल, कैपिटल, इनकी सबकी एफिशिएंसी को कैसे आप इंक्रीज़ करोगे, ये भी आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में आता है। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है इसके? पहला है अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स, दूसरा है डिवीजन ऑफ वर्क। अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स में आप इंक्लूड करते हो, आप ये देखते हो कि आपकी जो भी एसेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको फिजिकली भी वेरीफाई करना और अकाउंटिंग, उनकी जो अकाउंटिंग हुई है उसको भी वेरीफाई करना कि जो आपकी बुक्स में एसेट्स दिखाई गई हैं वो सेम वैल्यू की एसेट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकली भी अवेलेबल हैं या नहीं है, तो ये देखना। डिवीजन ऑफ वर्क में आता है, डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन एम्प्लॉयज शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द वर्क डन बाय वन इज ऑटोमेटिकली चेक बाय अनदर। द रिजल्ट्स ऑफ द वर्क डन बाय वन शुड मैच द रिजल्ट ऑफ वर्क डन बाय अनदर। डिवीजन ऑफ वर्क में आता है कि आपने हर एक एम्प्लॉयज़ को डिफ़ाइन करना है कि उसको कौन सा काम सेपरेटली उसको आपने काम देना है, असाइन करना है। उसके बाद ये भी देखना है कि एक पर्सन ने जो काम किया है उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन कौन करेगा? दूसरा पर्सन करेगा। उसके रिजल्ट्स की चेकिंग दूसरा पर्सन करेगा। फॉर्म्स, पहला है आपका कैश कंट्रोल,